हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टूरूपीडिया हिंदी पर। अपने भारत को 1947 में अंग्रेजों से आजादी मिली और लगभग इस साल के आसपास ही कई देश दूसरे देशों की हुकूमत से आजाद हुए और आज चैन की सांस ले रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ देश ऐसे भी हैं जो हाल ही में आजाद हुए? जी हाँ, दुनिया में कई देश ऐसे भी हैं जो अभी तक दूसरों की गुलामी कर रहे थे, लेकिन हाल ही के कुछ सालों में इन्हें भी आजादी मिल चुकी है। तो आज हम आपको दुनिया के टॉप 5 न्यूएस्ट कंट्रीज के बारे में बताने जा रहे हैं। तो अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं इन नए देशों की शानदार सफर पर। दुनिया के नए देशों के बारे में जानने से पहले चलिए आपको बताते हैं कि किसी देश को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता कैसे मिलती है, कैसे वो एक आजाद देश बनता है और आखिर कौन इन देशों को मान्यता देता है। दोस्तों, हमारा प्यारा भारत 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ, लेकिन इसे 30 अक्टूबर 1945 को ही एक देश के तौर पर मान्यता दे दी गई, क्योंकि इसी तारीख पर भारत को संयुक्त राष्ट्र का सदस्य घोषित किया गया। दरअसल दुनिया भर में राष्ट्रों को मान्यता देने का काम अंतर्राष्ट्रीय संस्था यूनाइटेड नेशंस यानी संयुक्त राष्ट्र का ही है। हाल ही के समय में दुनिया के 193 देश हैं जो यूनाइटेड नेशंस के मेंबर हैं। वहीं 54 देश ऐसे भी हैं जिन्हें अभी तक यूनाइटेड नेशंस ने अपना सदस्य नहीं माना। यूएन के आंकड़ों के हिसाब से ही आज हम आपको दुनिया के 5 नए देशों से रूबरू करवाने जा रहे हैं। नंबर 1 इज साउथ सुडान। सबसे पहले बात करते हैं दुनिया के उस देश की जो हाल ही में एक नए राष्ट्र के रूप में उभर कर आया। ये देश दुनिया का सबसे नया देश कहलाया और इस खूबसूरत से देश का नाम है साउथ सुडान। साउथ सुडान ईस्ट सेंट्रल अफ्रीका का एक देश है। साउथ सुडान मूल रूप से सुडान का दक्षिणी भाग था जो 1956 में मिस्र और ग्रेट ब्रिटेन द्वारा शासित होने के बाद आजाद हो गया। आपको बता दें कि सुडान की आबादी के बीच काफी मतभेद थे। सुडान के नॉर्थ और साउथ वाले हिस्सों की आबादी के बीच का एक बड़ा अंतर था और साथ ही नॉर्थ में इस्लाम मानने वालों का वर्चस्व भी था, जिनमें से ज्यादातर लोग अरबी बोलते थे और अरब के रूप में पहचाने जाते थे, जबकि साउथ के लोगों का मानना था ईसाई धर्म में यहाँ पर करीब 60% लोग ईसाई धर्म के मानने वाले हैं और लगभग 33% लोग पारंपरिक धार्मिक मान्यताओं के। साउथ सुडान को 2011 में सुडान से आजादी मिली। सुडान से आजादी के लिए यहाँ पर 1955 से 72 और 1983 से 2005 के बीच 2 गृह युद्ध भी हुए, जिसमें लाखों लोग मारे गए और उससे ज्यादातर लोग यहाँ से पलायन भी कर गए। 2011 में हुए जनमत संग्रह में करीब 99% लोगों ने सुडान से अलग होने का फैसला किया और तब साउथ सुडान का निर्माण हुआ। वर्तमान समय की बात करें तो साउथ सुडान की आबादी करीब 1.15 करोड़ है, वहीं क्षेत्रफल करीब 6.44 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसे काफी जवान देश भी माना जाता है, क्योंकि इस देश की आधी से ज्यादा आबादी 18 साल या इसके आसपास की उम्र वाली ही है। नए बने इस देश में अभी शांति और समृद्धि का आना बाकी है। 2019 में संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में इसे सबसे नीचे से तीसरी जगह मिली थी, तो ग्लोबल पीस में नीचे से दूसरी जगह। सुरक्षा के मामले में साउथ सुडान काफी एक्टिव है, क्योंकि ये देश अपनी सेना पर सबसे ज्यादा खर्च करने वाला देश है। दुख की बात यह है कि सुडान में बाल विवाह की दर 52% है और यहाँ बच्चों को सेना में भर्ती किया जाता है। नेक्स्ट इज मोंटेनेग्रो। चलिए अब आपको मिलवाते हैं दुनिया के दूसरे सबसे नए देश से, जो बेहद ही खूबसूरत और अट्रैक्टिव होने के साथ साथ एकदम अलग है। इस देश का नाम है मोंटेनेग्रो। ये देश साउथ ईस्ट यूरोप का देश है, जिसका क्षेत्रफल करीब 14,000 वर्ग किलोमीटर है और यहाँ की पॉपुलेशन की बात करें तो वो है लगभग 6.26 लाख से ज्यादा। यूँ तो इस देश में कई व्यापार होते हैं, लेकिन इस देश की इकोनॉमी में भी टूरिज्म सेक्टर बड़े पैमाने पर सपोर्ट करता है। आपको बता दें कि करीब 88 साल तक सर्बिया के अधीन रहने के बाद इस देश को स्वतंत्र राष्ट्र होने का दर्जा मिला और काफी हाथ पैर मारने के बाद साल 2006 में सर्बिया से अलग हुआ। असल में साल 1991 में युगोस्लाविया के विलय के बाद सर्बिया और मोंटेनेग्रो ने मिलकर एक देश की स्थापना की, लेकिन जब मोंटेनेग्रो को लगा कि अब वो सर्बिया के साथ मिलकर नहीं रह सकता है, तो 2006 में ये दोनों अलग हो गए। ये देश संयुक्त राष्ट्र का सदस्य होने के साथ ही नाटो, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और यूरोप के कई व्यापारिक संगठनों का भी सदस्य है। साथ ही ये यूरोपियन यूनियन में शामिल होने की दौड़ में भी लगा हुआ है। यूँ तो अब मोंटेनेग्रो एक आजाद देश है, लेकिन फिर भी यहाँ आपको जातीय विविधता यानी जात पात को लेकर लोगों में मनमुटाव देखने को मिल जाएगा। इस देश में कई धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, जिनमें करीब 75% लोग ईसाई धर्म के मानने वाले, तो 20% इस्लाम को मानने वाले भी हैं। मोंटेनेग्रो की अर्थव्यवस्था टूरिज्म के अलावा सर्विस सेक्टर पर सबसे ज्यादा निर्भर करती है। ये सेक्टर देश की कुल जीडीपी में करीब 72%
10% का सपोर्ट देता है। इसके अलावा खेती का 10% तक हिस्सा जीडीपी में शामिल है। बाकी व्यापार और टूरिज्म जैसे सेक्टर से कवर होती है। आपको बता दें कि ये देश दुनिया के सबसे हरे भरे देशों में से एक है, जिसका करीब 40% हिस्सा पेड़ पौधों से घिरा हुआ है। पहाड़ों से घिसे इस देश में पर्यटक भी काफी संख्या में आते हैं। आप भी चाहे तो इस देश की खूबसूरती का लुत्फ उठा सकते हैं। नेक्स्ट इज सर्बिया। अब जिस देश की बात होने वाली है उसका नाम है सर्बिया। सर्बिया देश यूएन का वो सदस्य है जिससे यूएन में शामिल हुए ज्यादा लंबा समय नहीं हुआ है। यही वजह है कि ये देश हमारी लिस्ट में तीसरे नंबर पर आता है। सर्बिया और मोंटेनेग्रो 1991 में यूगोस्लाविया से टूटकर अलग हुए। साल 2003 में इन दोनों ने मिलकर स्टेट यूनियन ऑफ सर्बिया और मोंटेनेग्रो को स्टैब्लिश किया। लेकिन साल 2006 में सर्बिया और मोंटेनेग्रो आखिरकार एक दूसरे से अलग हो गए। 2006 में एक जनमत संग्रह के बाद मोंटेनेग्रो के 55% लोगों ने सर्बिया से अलग होने का फैसला किया। सर्बिया देश के इतिहास थोड़ा अलग रहा है। यहाँ का माहौल कभी शांत नहीं रहा, लेकिन इसके बावजूद दिमाग के मामले में सर्बिया देश के लोग काफी आगे हैं। इस देश का क्षेत्रफल करीब 88,000 वर्ग किलोमीटर और इसका 30% हिस्सा जंगलों से ढका है, जिस वजह से ये देश ताजी हवा के मामले में सबसे बेस्ट है। यहाँ की आबादी 85 लाख के आसपास है और यहाँ की अर्थव्यवस्था फिलहाल ठीक ठाक ही है। सर्बिया सेंट्रल यूरोप और साउथ ईस्ट यूरोप के बीच स्थित एक लैंडलॉक देश है, जिसके चारों ओर हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया, क्रोएशिया और बोस्निया जैसे देश है। लेकिन दोस्तों, यहाँ की जातिवाद का मुद्दा आए दिन उठता ही रहता है। यूं तो इस देश में ज्यादातर लोग अच्छा खासा कमाते हैं, लेकिन इसके बाद भी यहाँ बेरोजगारी की दर करीब 12% है। हालांकि वैसे इस देश का मुख्य व्यवसाय कृषि है। इसके अलावा सर्बिया में हर साल लगभग 30 करोड़ लीटर वाइन बनती है। सर्बिया की इकॉनमी नौकरी करने वाले लोगों पर आधारित है, जो जीडीपी में करीब 68% तक अपना योगदान देते हैं। बाकी इंडस्ट्री का जीडीपी में करीब 26% का योगदान है। ये प्राकृतिक ईंधन और ऊर्जा का बड़ा एक्सपोर्टर है। साथ ही सर्बिया दुनिया में रसबेरीज का दूसरा बड़ा एक्सपोर्टर देश भी है। सर्बिया यूरोप के उन चुनिंदा देशों में शामिल है जहां प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकंप, बाढ़, सूखा और तूफान का खतरा ज्यादा बना रहता है। इसीलिए यहाँ के लोग इन घटनाओं से उलझने के लिए हर वक्त लगभग तैयार ही रहते हैं। वैसे आजादी के बाद से इस देश में काफी बदलाव देखने को मिले हैं। आज देश प्राकृतिक तौर पर भी काफी संपन्न देश है। हालांकि प्रदूषण जैसी समस्याओं ने भी इसे घेर रखा है। आपको बता दें कि सर्बिया में 1990 के बाद से मृत्यु दर हमेशा जन्म दर से ज्यादा रही है और यही वजह है कि ये दुनिया के सबसे बूढ़े देशों में से एक है, जिसकी आबादी की औसत उम्र करीब 43 साल है। नेक्स्ट इज ईस्ट तिमोर। दोस्तों, हमारे इस लिस्ट में चौथे नंबर पर आता है 15,000 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला ईस्ट तिमोर। ये देश बहुत ज्यादा खूबसूरत है, जिसकी आबादी आज के समय में करीब 13,85,000 लोगों की है। ये देश किसी समय में पुर्तगाल और इंडोनेशिया देश का गुलामी करता था। यही वजह है कि आपको यहाँ के लोगों में पुर्तगाल की सभ्यता का असर साफ साफ देखने को मिलेगा। ईस्ट तिमोर को 16वीं शताब्दी में पुर्तगाल द्वारा उपनिवेशित किया गया और 28 नवंबर 1975 तक पुर्तगाली तिमोर के रूप में जाना जाता था। काफी लंबे समय तक दूसरे देशों की गुलामी करने के बाद ईस्ट तिमोर ने अपनी आजादी के लिए आवाज उठाई और अपने देश को आजाद करवाने के लिए जी तोड़ मेहनत की और आखिरकार इस देश की मेहनत रंग लाई। और 20 मई 2002 का वो साल था जब ईस्ट तिमोर को आजादी मिली और ये देश भी बाकी देशों की तरह अपनी मर्जी का मालिक हो गया। भले ही ये देश आज आजाद देश है, लेकिन विकास का पहाड़ ये अभी भी नहीं चढ़ पाया। यहाँ गरीबों की संख्या भी काफी है, फिर भी मॉडर्न लाइफ का असर भी साफ देखा जा सकता है। भले इस देश के पास पैसा उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन ऊपर वाले ने प्राकृतिक सुंदरता के मामले में इस देश के साथ बिल्कुल कंजूसी नहीं की। तो आप भी लाइक्स और कमेंट्स में कंजूसी मत कीजिएगा। नेक्स्ट इज पलाऊ। दुनिया के सबसे नए देशों की लिस्ट में 5वें नंबर पर आता है नाम पलाऊ देश का। ये देश देखने में बेहद ही खूबसूरत है। पलाऊ वेस्टर्न प्रशांत महासागर में लार्जर माइक्रोनेशिया द्वीप का हिस्सा है। देश का क्षेत्रफल 459 वर्ग किलोमीटर है और यहाँ का ज्यादातर लोग रोमन कैथोलिक है। पलाऊ आबादी के मामले में दुनिया का चौथा सबसे छोटा देश माना जाता है। इसके करीब 250 द्वीपों में 21,000 से कुछ ज्यादा लोग ही रहते हैं। देश की कैपिटल सिटी नेग्रुल मुध में सिर्फ 271 लोग रहते हैं। यूं तो इस देश को आजाद हुए ज्यादा समय नहीं बीता है, लेकिन फिर भी आज पलाऊ में अच्छा खासा विकास देखने को मिलता है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता भी किसी से छिपी नहीं है। पलाऊ पैसिफिक आइलैंड के सबसे अमीर देशों में से एक है और इसका मुख्य आय का स्रोत है टूरिज्म। बेहद ही खूबसूरत होने की वजह से इस देश में घूमने के लिए टूरिस्ट बड़ी संख्या में आते हैं और इन्हीं टूरिस्ट्स की बदौलत ही ये देश इतनी कमाई कर रहा है। इस देश की अनोखी बात यह है कि इसके समाज और राजनीति में महिलाओं का काफी महत्व है। यहाँ महिलाओं को पुरुषों से बिल्कुल कम नहीं समझा जाता और उन्हें बराबर का हक दिया जाता है। जब 15 साल बाद इसने अपनी संस्कृति और भाषा में अंतर देखा तो पलाऊ ने माइक्रोनेशिया का हिस्सा बने रहने से इनकार कर दिया और इस तरह पलाऊ अपनी संस्कृति और भाषा के साथ एक स्वतंत्र देश बना। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ही पलाऊ के रिश्ते अमेरिका के साथ बहुत अच्छे थे, जो कि आज भी काफी अच्छे ही नजर आते हैं। पलाऊ ऑफिशियल तौर पर अपने 80% जल संसाधनों को स्टोर करने
वाला दुनिया का पहला देश है। इस रफ्तार के चलते 2 साल से भी कम समय में पलाओ की इकोनॉमी में बड़ा उछाल आया है। दोस्तों, पलाओ का नाम भी उन्हीं देशों में शामिल है जिसका अपना खुद का सेना नहीं है, लेकिन एक एग्रीमेंट के तहत अमेरिकी सेना पलाओ को सुरक्षा देती है और बदले में अमेरिका की नेवी को यहाँ 50 साल तक रहने का हक मिला। आपको बता दें कि इस देश में समुद्री तूफान, भूकंप और ज्वालामुखियों का खतरा भी बना रहता है, लेकिन इन सब के बाद भी आज पलाओ एक विकसित देश है जो खुशहाल होने के साथ साथ काफी खूबसूरत है। तो ये थे दुनिया के 5 ऐसे देश जो सबसे नए हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। क्या कभी आपने एक्सपीरियंस किया है इन 5 देशों का? तो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर जरूर करें। फिलहाल वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।